हाय माय फेवरेट पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई एम हियर विद येट अनदर वीडियो। एंड आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। इतने सालों से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। और रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एक वीडियो देखा जिसमें नोरा फतेही ने फेमिनिज्म को लेके राइट लेफ्ट एंड सेंटर फेमिनिज्म को बहुत बैश किया है। उनको शायद पता नहीं है कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है और क्यों ये चीज़ें लाइमलाइट में आई हैं। शायद वो इन सब चीज़ों से टोटली बेखबर होके बैठी है और इसलिए जब उनके पास माइक आया तो बीइंग अ पब्लिक फिगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलने के बजाय उन्होंने पता नहीं कौन सा अपना ज्ञान वहाँ पे झाड़ा है, वो मुझे पता नहीं है। पर दीदी को शायद पता नहीं है कि फेमिनिज्म शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। दीदी को ये नहीं पता है कि आज वो जो ठुमके लगा रही है हर जगह पे जाके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। आज जो माइक उनको हाथ में मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार मिला है, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार मिला है, वो फेमिनिज्म की वजह से, ठीक है। तो आज चलिए उनको भी सिखाते हैं फेमिनिज्म क्या है और हम भी थोड़ा सा सीखते हैं कि फेमिनिज्म क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, सो 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ औरतों ने और कुछ मर्दों ने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। और वो क्यों की थी वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी, राइट टू गेट मैरिड टू डिजायर्ड पार्टनर, टू गेट desired position in corporates, okay, and a lot of basic things जो हम अपने डे टू डे जो है हमारे रूटीन में वो हम करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि आज से कुछ सालों पहले तक ये जो चीज़ें थी वो अलाउड नहीं थी विमेन को करने के लिए। सो राइट टू वोट इज़ वेरी बेसिक और इसके लिए, और राइट टू ओन लैंड एंड प्रॉपर्टीज, उसके लिए एक मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ी थी। मतलब सोचिए, औरतों को ये कोई राइट्स ही नहीं थे। राइट टू एजुकेशन भी नहीं था, एजुकेशन का ही राइट नहीं था। एजुकेशन लिया भी कहीं से तो उन्हें किसी भी कॉरपोरेट में, किसी भी जगह पे एक अच्छी पोजीशन मिलने का भी राइट नहीं था, ओके। और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑल थैंक्स टू देम। कितने सालों तक उन्होंने अपनी मेहनत की है, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सो दैट आगे जो लड़कियां, आगे जो औरतें आए उन्हें ये सब फेस ना करना पड़े। शायद उनको तो ये सब फ़ायदे उठाने भी नहीं मिले होंगे या फिर बहुत कम वक्त के लिए उठाने मिले होंगे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये किया है, ठीक है। तो इतने बेसिक चीज़ों के लिए उन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट को शुरू किया कि जो हम आज सोच भी नहीं सकते कि इतनी बेसिक नीड्स। और आप देख रहे हैं आज भी काफ़ी कंट्रीज में औरतों को काफ़ी सारे अधिकार नहीं है, जैसे अकेले ड्राइव करना या बिना मेल गार्डियन के बाहर निकलना एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो आज भी औरतों को कहीं पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में वो अधिकार नहीं है। तो मैं मान जाऊंगी कि ऑफ कोर्स ये हुआ होगा, ऑफ कोर्स ये हुआ है कि औरतों को काफ़ी सारे अधिकार नहीं दिए गए जो बहुत बेसिक हैं, ओके। और इंडिया में भी आपको पता होगा, आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में ये पढ़ा होगा, इंडिया में भी पहले कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती थी। छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाना, छोटी उम्र में उनका माँ बन जाना, ठीक है, पति के साथ आग में कूदना। अब कुछ लोग बाय चॉइस करते थे, कुछ लोगों को करवाया जाता था। विधवा औरतों का पुनर्विवाह नहीं होता था, वो तो काफ़ी टाइम तक, आज भी कई घरों में ये होता है। उसके बाद इंडिया में जब हमें आज़ादी मिली और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब ब्रिटिशर्स ने, जिनको हम बहुत एडवांस मानते हैं, बहुत फॉरवर्ड थिंकर्स मानते हैं, ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि आप औरतों को राइट टू वोट मत दीजिए। आप इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन आप जो बना रहे हैं इंडिया के लिए, उसमें औरतों को राइट टू वोट मत दीजिए क्योंकि औरतों को डिसीजन लेना नहीं आता, ओके। लेकिन हमारे उस वक्त जो लीडर्स थे, गांधी जी थे, बाबा साहेब आम्बेडकर थे, उन्होंने पहले से ही क्लैरिटी रखी
कि इंडिया में औरतों को सारे हक मिलेंगे। इतना कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद भी इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। सोचो, जहां ऑलरेडी औरतों को इतने अधिकार पहले से दिए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जा रहे हैं, उनको शादी के बाद अपने पति का पैसा लेने का भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, क्योंकि वो पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, फिर भी आज इंडिया कितनी जगहों पे स्ट्रगल कर रहा है। कितने सालों तक फीमेल फेटिसाइड को मार दिया जाता था माँ के पेट में ही। बच्चियों के आते ही उन्हें गर्म दूध में, उबलते हुए दूध में डाल दिया जाता था, क्योंकि वो लड़कियां हैं। ये सब चीज़ें होती थी, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। इनमें से हम बाहर आ रहे हैं, इनमें से हम बहुत ज़्यादा हद तक बाहर आए हैं। ठीक है, वो जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ पे भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं। वो शायद कनाडा से है, वहाँ पे भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, उनको नहीं पता। तो उनको शायद पता ही नहीं है कि वाई फेमिनिज्म इज रिक्वायर्ड, क्यों फेमिनिज्म को लाने की ज़रूरत पड़ी। और आज जो हर जगह जा जाके वो नाच रही है, उनका अपना एक करियर है, उनका अपना एक ओपिनियन है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बोल पा रही है, बिना मेल गार्डियन निकल पा रही है, उनको वोट करने का अधिकार होता अगर वो यहाँ की होती। तो ये जो सारे राइट्स उनको अभी मिल रहे हैं, और वो जो इतने सारे आइटम सॉन्ग्स पे नाच रही है, ठीक है, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट एक टाइम पे हुआ, फेमिनिज्म आया। ओके, तो जिस वजह से आप अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर पा रहे हो, उस चीज को आप पब्लिकली गाली कैसे दे रहे हो, उसको बैश कैसे कर रहे हो आप। और फेमिनिज्म कभी भी ये नहीं कहता कि औरतें जो है वो मर्दों से ज्यादा अच्छी है, मर्दों से आगे हैं, ग्रेटर देन मेन। नो, हमें इक्वालिटी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो सारे राइट्स जो मर्दों को दिए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। एजुकेशन ले लो, या फिर जॉब करने दो, या फिर बिजनेस करने दो, अपने डिसीजन खुद लेने दो। मदरहुड चाहिए नहीं चाहिए, ये औरत का भी उतना ही फैसला होता है, क्योंकि बॉडी उसकी यूज़ होने वाली है उसके लिए। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए आज फेमिनिज्म यूज़ हो रहा है। ये सब चीज़ें, ये ट्रू फेमिनिज्म है। और दीदी को जो फेमिनिज्म पता है कि उनके हिसाब से औरतें अब नर्चरिंग नहीं रही, रिसीविंग नहीं रही, भाई हम उतने ही नर्चरिंग है, उतने ही रिसीविंग है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि हमें अब हमारे राइट्स पता है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, हम उतने ही नर्चरिंग है। आज अगर कोई जॉब करती या बिजनेस करती औरत को बच्चा होता है तो अपना बच्चा ऐसे छोड़ के निकल नहीं जाती है वो, नहीं। मे बी वो काम पे जाती हैं विद अ लॉट ऑफ गिल्ट, अपने दिमाग में, अपने दिल में ऑलरेडी इतना गिल्ट भर के वो जाती है काम पे। वहाँ जाके भी सोसाइटी उसको शांति से जीने नहीं देती, काम नहीं करने देती, ये बोल बोल के, अरे बच्चा घर पे छोड़ के आई हो, अच्छा किसके साथ छोड़ के आई हो। अरे भाई जीने दो उसको, जीने दो, ठीक है, उसका बच्चा, उसको पता है क्या करना है। ओके, तो कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो मदरहुड को नर्चर नहीं करती है। वेस्टर्न कंट्रीज में फेमिनिज्म आज बहुत ही ज़्यादा आगे हो रहा है। तो क्या वहाँ की औरतें मदर नहीं बनती, मदरहुड को नर्चर नहीं करती? वहाँ की औरतें काम नहीं करती? वहाँ की औरतें शादी करके वो बॉन्ड को मतलब मेंटेन करना नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, शादी करना ना करना, बच्चे करना ना करना, ये सारे फैसले लेने का हक एक औरत का होना चाहिए, जो आज भी कई लोग समझते नहीं है। ओके, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी ऐसा क्यों बोल रही थी कि ज़रूरत पड़ने पर हमें नर्चरिंग बनना चाहिए, घर पे बैठना चाहिए, मदरहुड को नर्चर करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। अरे भाई, शादी करनी ना करनी वो किसी की पर्सनल चॉइस है। ओके, पहले के टाइम में डिसीजन हमेशा मर्दों के हाथ में होता था कि उसको शादी करनी है या उसको शादी नहीं करनी है। और तब औरत को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आया तो औरतें नहीं चाहती कि वो सिर्फ और सिर्फ द सेक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो उस
आदमी के साथ शादी करे, नहीं। आजकल की लड़कियां चाहती है कि शादी में प्यार हो, शादी में अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। आजकल की औरत ऐसा सोचती है। अब दीदी को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि दीदी ने पता नहीं किन किन के साथ क्या क्या पता नहीं किया है, ठीक है। बीच में पेपर पे बहुत नाम आ रहा था दीदी का। तो एटलीस्ट जो औरतें हैं वो अपना खुद का काम कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है, ठीक है। ऐसे कोई ठग, कोई कॉन मैन से गाड़ियाँ गिफ्ट नहीं ले रही है। अब किसी कॉन मैन से गाड़ी गिफ्ट लेना या कॉन मैन से गाड़ी गिफ्ट ना लेना, वो भी तो किसी की चॉइस थी ना। और जैसे ही वो सब बाहर आया तो उस कॉन मैन को पहचानने से इनकार कर दिया गया। वो भी तो एक चॉइस थी ना, वो भी तो एक चॉइस थी। ऑल थैंक्स टू फेमिनिज्म। कॉन मैन से BMW गिफ्ट लेना भी तो एक चॉइस थी दीदी। सो ऐसी बात है, उनको शायद पता नहीं कि जो भी औरतें हैं जो फेमिनिज्म का नारा लगाती है वो कहीं ना कहीं इसलिए लगा रही हैं क्योंकि उनको कुछ टाइप का फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहिए। ओके, एटलीस्ट वो कौन मैन से गाड़ियाँ गिफ्ट नहीं ले रही है, तो उस पर तो अब कमेंट ना ही करे दीदी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और अगर नर्चर करने का मतलब ये है कि एरे गहरे नथु खैरे रोड पे चलते किसी भी इंसान से गाड़ियाँ गिफ्ट लेना, तो भाई हम नर्चरिंग नहीं है, वही अच्छा है। सो दीदी प्लीज़ कीप ट्वर्किंग एंड कीप डांसिंग एंड जो काम आपको आता है वो जाके करिए, पर माइक हाथ में लेके जो मन में आए अंड शंड मत करिए, नहीं सूट होता है आपको, ठीक है। आपको पता ही नहीं है चीज़ें, क्या है ना, जनरल नॉलेज का तो पूरा अभाव है, ठीक है। और उसके बाद आप जा रहे हैं बहुत बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपका रिसेंट हिस्ट्री ही देखिए, आप अपना रिसेंट हिस्ट्री चेक किए बिना क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो वही बात हो गई ना कि भाई मुंह में राम नाम है लेकिन मन में पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपना रिसेंट पास्ट ज़रा ऐसे देख के पढ़ के, लोगों ने उस पर तब क्या बोला था, कमेंट्स, वो सब देख के जाया करिए ज़रा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दीदी, है ना। यस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप कि कोई भी सेलिब्रिटी को ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने से पहले एक कोर्स कराया जाना चाहिए कि भाई तुम कितने सारे लोगों को तुम जाके बोलने वाले हो और बहुत सारे लोग तुमको सुनने वाले हैं, तो पहले ये कोर्स करके जाओ तुम, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जब हाथ में माइक आता है ना तो अनडिशन्ड ओपिनियंस अपने रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सेलिब्रिटी है तो उनको बोलना भी आता है, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों को, और वो क्या कह रही है, एक पॉइंट में और एड्रेस करना चाहती थी। ज़्यादातर बॉलीवुड की शादियों में प्यार नहीं है, वो रिलेवेंट रहने के लिए एक दूसरे से शादी करते हैं। तो दीदी कल उठ के तुम किसी से शादी करोगी तो क्या तुम भी रिलेवेंट रहने के लिए करोगी? अच्छा, समझ में आ गया। तुम्हारे मन में ये है कि तुम रिलेवेंट रहने के लिए शादी करोगी, मतलब तुम वो जो नर्चर करो, बच्चे करो, वो जो बोल रही थी वो तो झूठी था ना। मतलब तुम तो सिर्फ रिलेवेंट रहने के लिए शादी करोगी ना, नर्चर करने के लिए तो नहीं करोगी। वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी एंड सच कह रही हूँ, किसी को माइक देने से पहले ना उनके ओपिनियंस को ना अच्छे से सुन लो पहले। कि देखो, जब एक पब्लिक फिगर ऐसे स्टेटमेंट्स देती है ना, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने, उनको पता है सोशल मीडिया में आजकल सब कुछ वायरल हो जाता है, तो उनको एक बॉन्ड साइन करवाना चाहिए कि आप यहाँ आने से पहले थोड़ा बहुत जिस टॉपिक को आप पूछने वाले हैं तो वो आप उनको दे दीजिए, उनको बोलिए कि इसके बारे में आपको बोलना है, ठीक है। तो आप ना थोड़ा उसका होमवर्क करके आइए, क्योंकि होता क्या है ना, चीज़ें पता होती नहीं है, फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी बोल देते हैं। और फिर ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग भी देखे हैं मैंने कमेंट सेक्शन में, ज़्यादातर लोग ऐसे देखे थे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो उसको सुना रहे थे, उसको बोल रहे थे कि अभी जो तू ये माइक यहाँ पे रख के जो ऐसे ऐसे करके बोल रही है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। नहीं तो तुम्हें ये ओपिनियन नहीं रखने मिलता, होती तुम कहीं और। हाँ, तो दीदी को ये पता ही नहीं है कि अभी वो जो बोल रही है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज फेमिनिज्म। छोड़ दो, ठीक है।
आई होप यू आर एंजॉइंग योर BMW मैडम। एंड पहले खुद को झांके फिर जाके कुछ बोलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, ओके। एंड कुछ बोलना नहीं है मुझे, आई थिंक मैंने बहुत बोल दी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड फेमिनिज्म रॉक्स, बाय, आई लव यू all.